People that we meet are like different parts of a tree. जिंदगी में मिलने वाले लोग एक पेड़ के अलग अलग हिस्सों की तरह होते हैं। नाम आरव। Act 1 Leaf People. आरव का जीवन चल रहा था ठीक ठाक। फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक नई टीममेट आई, रिया। रिया की एनर्जी अलग थी। वो आरव की क्रिएटिविटी की तारीफ करती, उसके आइडियाज़ को वाव कहती, हर ब्रेक में साथ बैठती और आरव को लगने लगा शायद ये दोस्ती लंबी चलेगी। फिर आरव की जिंदगी में स्टॉर्म आया। उसके फादर की तबीयत बिगड़ी। आरव इमोशनली टूट गया। उसने रिया को एक मैसेज किया, आज बहुत लो फील कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं? सीन, नो रिप्लाई। फिर अगले दिन रिया ऑफिस में हंस रही थी, बिजी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आरव ने नोटिस किया रिया अब उससे तभी बात करती जब उसे हेल्प चाहिए होती। और फिर एक दिन वो कंपनी छोड़कर चली गई। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें लगता है ये हमेशा रहेंगे, पर सच ये है हर इंसान जड़ नहीं होता। कुछ पत्ते होते हैं, कुछ शाखाएं और बहुत कम जड़ें, रूट्स। कुछ लोग आते हैं और आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं, शेड देते हैं, कलर देते हैं, पर वो बस एक सीजन तक। ये होते हैं लीफ पीपल। एक सीजन तक शेड और कलर देते हैं, लेकिन ब्रीज आए, कोल्ड वेदर आए तो गिर जाते हैं। वे ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं और पीछे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ते। एक्ट 2 ब्रांच पीपल। मजबूत पर सीमित। आरव हर्ट था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ महीनों बाद उसकी लाइफ में आया कबीर। कबीर दोस्त नहीं था, वो भाई जैसा था। दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। वर्कआउट्स, लॉन्ग राइड्स, ड्रीम्स, बिजनेस प्लान्स, आई गॉट योर बैक टॉक्स। कबीर ने आरव को उठाया, आरव ने कबीर को सपोर्ट किया। फिर आया एक मोड़। आरव ने अपनी सेविंग्स लगाकर एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने कबीर को पार्टनर बना लिया। पर प्रोजेक्ट फेल हुआ, लॉस हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, स्ट्रेस हुआ और कबीर बदल गया। पहले वो कॉल्स उठाता था, फिर बिजी हूँ बोलने लगा, फिर तू हमेशा इमोशनल हो जाता है कहने लगा। एक दिन आरव ने कहा, भाई अभी बहुत प्रेशर है, साथ चाहिए। कबीर ने जवाब दिया, यार अब मैं इस ड्रामा में नहीं रह सकता, और वो दूर हो गया। ब्रांच पीपल आपके साथ ग्रो भी करते हैं, स्ट्रेंथ गेन भी करते हैं और कुछ सीजन्स तक साथ रहते हैं। इस बात को लेकर सावधान रहो कि तुम अपनी शाखाओं पर कितना भार डालते हो। वे टिक सकती हैं, लेकिन वे तुम्हारे नीचे से रास्ता दे भी सकती हैं। वे एक अवधि के लिए लेते भी हैं और देते भी हैं। कबीर के जाने के बाद और काम के नुकसान के बाद आरव अकेला हो गया। उसने खुद को ब्लेम किया, मैं ही ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। एक रात उसे कॉल आया, वॉइस धीमी पर मजबूत। आरव, खाना खाया? ये थी मीरा मैम, उसकी कॉलेज मेंटोर। वो कभी रोज़ बात नहीं करती थी, पर जब करती थी आरव को स्टेडी कर देती थी। मीरा मैम ने कहा, कल सुबह मेरे घर आ। अगले दिन आरव गया। वो चाय बनी, साइलेंस भी था। फिर मैम ने कहा, मैं तुझे एडवाइस नहीं दूंगी, बस तुझे बैठकर सांस लेने दूंगी। उसने आरव को जॉब दिलाने में मदद की, उसके प्रोजेक्ट को रीशेप किया, और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया ने आरव का कॉन्फिडेंस गिरा दिया, मैम ने उसे खुद में फिर खड़ा किया। रूट पीपल तुम्हें पोषण देने के लिए वहाँ होते हैं। जब तुम फलते फूलते हो तो वे भी तुम्हारे साथ फलते फूलते हैं।
और हर तूफान में तुम्हें संभाले रखते हैं। मजबूत पकड़ के लिए वे खुद को गहराई तक और दूर दूर तक फैलाते हैं। इन रत्नों को संजो कर रखो जो छुपे रहना चुनते हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी हर दिन महसूस होती है। कुछ दिनों बाद एक दिन आरव पार्क में बैठा था। उसने एक पुराना बड़ा ट्री देखा और उसे एक लाइन याद आई। परिपक्व पेड़ों में होते हैं लगभग 2 लाख पत्ते, सैकड़ों शाखाएं, 5 से 10 मुख्य जड़ें। आरव ने सोचा, हमारी लाइफ ट्री में भी वही सच होता है। बहुत सारे लीव्स, कुछ ब्रांचेस और बस गिनी चुनी रूट्स। आरव अब बदल चुका था। अब वो लीफ से प्यार करता, पर रूट जैसा भरोसा नहीं देता। ब्रांच को रिस्पेक्ट देता, पर पूरा वेट नहीं डालता। और रूट्स को पूरी श्रद्धा से संभाल कर रखता। एक और बात, तो बताओ, तुम्हारा पेड़ कैसा दिखता है? तुम्हारी जड़ें कौन हैं? और क्या तुम्हें पता है कि तुम कब पत्ते, शाखा या जड़ की तरह व्यवहार करते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Every scar became a story. Every no became a door. We were told to keep it quiet, but we don't do that anymore. Look at every woman standing. Look how far we really came. We're not waiting for permission. We already lit the flame. Can you feel it in the air now? Something's shifting, something's changing. Happy Women's Day. This is our day to every woman watching. We rise strong and unafraid. We won't look away. Happy Women's Day. This is our day. Oh, 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 we rise. Oh, 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 we rise. Mothers, daughters, sisters, strangers. Every woman in this fight. We don't need a crown to lead. We already own the light. Can you feel it in the air now? Something's shifting, something's changing. Happy Women's Day. This is our day to every woman watching. We rise strong and unafraid. We won't look away. Happy Women's Day. This is our day. Oh, 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 we rise. Oh, 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 we rise. Oh, 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 we rise. Oh, 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 we rise. This one's for you. For the ones who kept on going when the world said stay in place. Act 1 Leaf People. आरव का जीवन चल रहा था ठीक ठाक। फिर एक दिन उसके ऑफिस में एक नई टीममेट आई, रिया। रिया की एनर्जी अलग थी। वो आरव की क्रिएटिविटी की तारीफ करती, उसके आइडियाज़ को वाव कहती, हर ब्रेक में साथ बैठती और आरव को लगने लगा शायद ये दोस्ती लंबी चलेगी। फिर आरव की जिंदगी में स्टॉर्म आया। उसके फादर की तबीयत बिगड़ी। आरव इमोशनली टूट गया। उसने रिया को एक मैसेज किया, आज बहुत लो फील कर रहा हूँ, बात कर सकते हैं? सीन, नो रिप्लाई। फिर अगले दिन रिया ऑफिस में हंस रही थी, बिजी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे आरव ने नोटिस किया
रिया अब उससे तभी बात करती जब उसे हेल्प चाहिए होती। और फिर एक दिन वो कंपनी छोड़कर चली गई। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं और हमें लगता है ये हमेशा रहेंगे, पर सच ये है, हर इंसान जड़ नहीं होता। कुछ पत्ते होते हैं, कुछ शाखाएं और बहुत कम जड़ें, रूट्स। कुछ लोग आते हैं और आपकी जिंदगी में रंग भर देते हैं, शेड देते हैं, कलर देते हैं, पर वो बस एक सीजन तक। ये होते हैं लीफ पीपल। एक सीजन तक शेड और कलर देते हैं, लेकिन ब्रीज आए, कोल्ड वेदर आए तो गिर जाते हैं। वे ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं और पीछे ज़्यादा कुछ नहीं छोड़ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक्ट 2 ब्रांच पीपल। मजबूत पर सीमित। आरव हर्ट था, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं। कुछ महीनों बाद उसकी लाइफ में आया कबीर। कबीर दोस्त नहीं था, वो भाई जैसा था। दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। वर्कआउट्स, लॉन्ग राइड्स, ड्रीम्स, बिजनेस प्लान्स, आई गॉट योर बैक टॉक्स। कबीर ने आरव को उठाया, आरव ने कबीर को सपोर्ट किया। फिर आया एक मोड़। आरव ने अपनी सेविंग्स लगाकर एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू किया और उसने कबीर को पार्टनर बना लिया। पर प्रोजेक्ट फेल हुआ, लॉस हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, स्ट्रेस हुआ और कबीर बदल गया। पहले वो कॉल्स उठाता था, फिर बिजी हूँ बोलने लगा, फिर तू हमेशा इमोशनल हो जाता है कहने लगा। एक दिन आरव ने कहा, भाई अभी बहुत प्रेशर है, साथ चाहिए। कबीर ने जवाब दिया, यार अब मैं इस ड्रामा में नहीं रह सकता। और वो दूर हो गया। ब्रांच पीपल आपके साथ ग्रो भी करते हैं, स्ट्रेंथ गेन भी करते हैं और कुछ सीजन्स तक साथ रहते हैं। इस बात को लेकर सावधान रहो कि तुम अपनी शाखाओं पर कितना भार डालते हो। वे टिक सकती हैं, लेकिन वे तुम्हारे नीचे से रास्ता दे भी सकती हैं। वे एक अवधि के लिए लेते भी हैं और देते भी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक्ट 3 रूट पीपल। शांत ताकत। कबीर के जाने के बाद और काम के नुकसान के बाद आरव अकेला हो गया। उसने खुद को ब्लेम किया, मैं ही ज्यादा उम्मीद करता हूँ। एक रात उसे कॉल आया, वॉइस धीमी पर मजबूत। आरव, खाना खाया? ये थी मीरा मैम, उसकी कॉलेज मेंटोर। वो कभी रोज बात नहीं करती थी, पर जब करती थी आरव को स्टेडी कर देती थी। मीरा मैम ने कहा, कल सुबह मेरे घर आ। अगले दिन आरव गया। वो चाय बनी, साइलेंस भी था। फिर मैम ने कहा, मैं तुझे एडवाइस नहीं दूंगी, बस तुझे बैठकर सांस लेने दूंगी। उसने आरव को जॉब दिलाने में मदद की, उसके प्रोजेक्ट को रीशेप किया और सबसे बड़ी बात, जब दुनिया ने आरव का कॉन्फिडेंस गिरा दिया, मैम ने उसे खुद में फिर खड़ा किया। रूट पीपल तुम्हें पोषण देने के लिए वहाँ होते हैं। जब तुम फलते फूलते हो तो वे भी तुम्हारे साथ फलते फूलते हैं और हर तूफान में तुम्हें संभाले रखते हैं। मजबूत पकड़ के लिए वे खुद को गहराई तक और दूर दूर तक फैलाते हैं। इन रत्नों को संजो कर रखो जो छुपे रहना चुनते हैं, लेकिन जिनकी मौजूदगी हर दिन महसूस होती है। कुछ दिनों बाद एक दिन आरव पार्क में बैठा था। उसने एक पुराना बड़ा ट्री देखा और उसे एक लाइन याद आई। परिपक्व पेड़ों में होते हैं,
लगभग 2 लाख पत्ते, सैकड़ों शाखाएं, 5 से 10 मुख्य जड़ें। आरव ने सोचा, हमारी लाइफ ट्री में भी वही सच होता है। बहुत सारे लीव्स, कुछ ब्रांचेस और बस गिनी चुनी रूट्स। आरव अब बदल चुका था। अब वो लीफ से प्यार करता, पर रूट जैसा भरोसा नहीं देता। ब्रांच को रिस्पेक्ट देता, पर पूरा वेट नहीं डालता। और रूट्स को पूरी श्रद्धा से संभाल कर रखता। एक और बात, तो बताओ, तुम्हारा पेड़ कैसा दिखता है? तुम्हारी जड़ें कौन हैं? और क्या तुम्हें पता है कि तुम कब पत्ते, शाखा या जड़ की तरह व्यवहार करते हो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। عيل سوي رقصة بياع يبلي واحد كرك يلا بياع طق दुर्मिळ मराठी शब्द आणि त्यांचे अर्थ. दुर्मिळ मराठी शब्द आणि त्यांचे अर्थ. झपुर्झा हा शब्द केशवसुतांनी वापरला. त्याचा अचूक अर्थ शब्दातही सांगता येणार नाही, पण अनुभवातून मात्र समजेल. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपली कला व्यक्त करते ना, नाचताना, गाताना किंवा सर्जनशीलतेत हरवते, स्वतःला विसरते, त्या संपूर्ण हरवण्याच्या, विलीन होण्याच्या अवस्थेला म्हणतात झपुर्झा. दुर्मिळ मराठी शब्द आणि त्यांचे अर्थ. दुसरा शब्द कातरवेळ. संध्याकाळच्या सूर्यास्तानंतर अंधार येण्यापूर्वीचा तो क्षणिक वेळ, जेव्हा आकाश फिकट रंग घेते आणि पृथ्वी हळूहळू शांततेत विरघळते. हा काळ भावनिक संवेदनांचा काळ असतो, ज्यावेळी आठवणी जागृत होतात आणि हृदय स्वतःशी संवाद साधायला लागतं. दुर्मिळ मराठी शब्द आणि त्यांचे अर्थ. अनंत प्रज्ञा हा शब्द सांगतो अनंत विचारशक्ती. विश्वातील ती शक्ती जी प्रत्येक क्रियेत मार्ग दाखवते. विज्ञान किंवा गणिताने ती समजवता येत नाही, कारण ती सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी आणि आत्मचलित ऊर्जा आहे. ही ऊर्जा आपल्याला आपल्याच अस्तित्वाशी जुळवते. दुर्मिळ
विकास किंवा शब्द नाही, हा भावनेचा अनुभव आहे. जेव्हा एखादी गोष्ट मृदुलतेने व्यक्त केली जाते ना, तेव्हा ती आपल्या अंतरंगात शांती आणि सौम्यता निर्माण करते. हा शब्द दर्शवतो की कोमलतेने व्यक्त केलेले विचार किंवा कृती आपल्या हृदयावर गोड आणि शांत प्रभाव टाकतात. हे शुद्ध मराठी शब्द खरंच मराठी आहे. मराठी भाषेला शुद्ध ठेवा. इंग्रजी, हिंदी किंवा इतर भाषांचे शब्द वापरू नका असं आपल्या ऐकण्यात नेहमीच येते. नीट विचार करता असं वाटतं की भाषेचा विकास किंवा प्रगती ही एखाद्या जिवंत प्राण्यासारखी असते. त्यात परिस्थितीनुसार, गरजेनुसार बदल होतच असतात आणि ती भाषा जिवंत ठेवण्यासाठी ते आवश्यकही आहे. एक छोटंसं उदाहरण घेऊया. पायरी हा शब्द. पायरी म्हणजे जिन्याच्या स्टेप्स. यशाच्या पायऱ्या चढत चढत तो कुठल्या कुठे पोहोचला. पायरी सांभाळून वाग. ही वाक्य किती अस्सल मराठी वाटतात ना. पण गंमत अशी की पायरी हा शब्दच मुळी मराठी नाही. मराठी आता आहे हो, पण ओरिजिनली तो पोर्तुगीज मधून आलाय. पोर्तुगीज लोक जिन्याच्या पायऱ्यांना पण पायऱ्याच म्हणतात. बहुधा पोर्तुगीज शासनकर्ते आणि व्यापारी यांच्याकडून आपल्या मराठी भाषेने हा शब्द उचलला असेल. आता लोणचं हा शब्द घ्या. अहो, आपलं कैरीचे, लिंबाचे लोणचं. लोणचं तुझं नाव कोणचं? अहो, लोणचं शब्द पण पोर्तुगीज बरं का. लोणचं म्हणजे एक स्लाइस किंवा तुकडा, आणि हा शब्द येऊन अगदी पाय रोवून बसला आहे आपल्या मराठी भाषेत. आहात कुठे? लोणचं हा शब्द ऐकून तोंडाला पाणी सुटणार नाही असा एक तरी मराठी माणूस आहे का सांगा बरं. चावी, पाव, बादली, अननस, कोबी, टाकी हे अजून काही अस्सल मराठी वाटणारे शब्द देखील पोर्तुगीज भाषेतून उचलून आपल्या मराठी भाषेने म्हणजे आपल्या पूर्वजांनी आत्मसात केले आणि आज आपण त्यांना अगदी आपले शब्द समजतो. असे बरेच शब्द अनेक भाषांचे मराठीत सामावून गेले आहेत आणि त्यांनी आपली माय मराठी अधिक शैलीदार, समृद्ध आणि जिवंत झाली आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर असेच वेगवेगळे व्हिडिओज बघण्यासाठी लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.
गुरु ठाकूर हे प्रख्यात कवी यांची एक प्रेरणादायी कविता ऐका. असे जगावे छाताडावर आव्हानाचे लावून तर नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर. नको गुलामी नक्षत्रांची भीती आंधळी ताऱ्यांची आयुष्याला भिडता नाही चैन करावी स्वप्नांची चैन करावी स्वप्नांची. असे दांडकी इच्छा ज्याची असे दांडकी इच्छा ज्याची मार्ग तयाला मिळती सत्तर मार्ग तयाला मिळती सत्तर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर आयुष्याला द्यावे उत्तर. पाय असावे जमिनीवरती कवेत अंबर घेताना हसू असावे ओठांवरती हसू असावे ओठांवरती काळीज काढून देताना. संकटासही धडकावून सांगावे आता ये बेहतर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर आयुष्याला द्यावे उत्तर. करून जावे असेही काही दुनियेतून या जाताना गहीवर यावा जगास सारा निरोप शेवट घेताना निरोप शेवट देताना. स्वर कठोर त्या काळाचाही स्वर कठोर त्या काळाचाही क्षणभर व्हावा कातर कातर. नजर रोखुनी नजरेमध्ये आयुष्याला द्यावे उत्तर आयुष्याला द्यावे. वाह वाह कवि गुरु ठाकुर जी वाह क्या बात है. उथळ पाण्याला खळखळ फार तर ही म्हण माझी आजी आई नेहमी वापरतात. मला लहानपणी वाटायचं की काय हरकत आहे पाण्याला खळखळ असली तर. त्याचा आवाज किती छान असतो की. खळखळ पाण्याला का बरं नावं ठेवायची. आज कळतंय उथळ पाण्याला खळखळ आणि खोल पाणी धीर गंभीर आणि स्थिर असते. ज्या पाण्याची पातळी अगदी तळाला लागून ते पाणी प्रत्येक दगडाला झाडाला कचऱ्याला लागून खळखळ खळखळ आवाज करतं. प्रत्येक छोट्या मोठ्या गोष्टीला रिॲक्ट करतं आणि आवाज करत राहतं. ज्याचा तळ खोल ते पाणी दगडगोट्यांना काट्याकुट्यांना रिॲक्ट करत नाही उगीच खळखळत नाही. शांत स्थिर असते निवांत राहते. मित्रांनो माझ्या जेव्हा हे लक्षात आलं ना तेव्हा कळलं खळखळ करत जगणं की खोल पाण्यागत हे कसं ठरतं. जर तुमच्याकडे विचारांची प्रगल्भतेची खोली असते ना तेव्हा आपण शांत स्थिर राहतो. मनाची विचारांची स्थित्यंतरं आपल्याला सतावत नाहीत. हेच खळखळ करणारी माणसं असतात. ते प्रत्येक क्षणाला इकडे तिकडे खळखळत खळखळत राहतात. अस्वस्थ असतात. उथळ पाण्याला खळखळ फार याचा अर्थ समजला ना. मला पण. बंदर का पंजा W. जैकब्स की कहानी पर आधारित. एक ठंडी रात में श्री और श्रीमती वर्मा अपने बेटे अर्जुन के साथ आग के पास बैठे थे. तभी उनके पुराने मित्र मेजर साहब आए और एक अजीब वस्तु दिखाई. एक सूखा हुआ बंदर का पंजा. उन्होंने बताया कि ये पंजा 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है.
लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। श्री वर्मा ने मजाक में कहा, अगर ये सच है तो मैं 20,000 रुपए चाहता हूं। अगले दिन उन्हें खबर मिली कि उनका बेटा अर्जुन एक एक्सीडेंट में मारा गया है और उन्हें मुआवजे में 20,000 रुपए मिलेंगे। शोक में डूबी श्रीमती वर्मा ने पंजे से दूसरी इच्छा की, मेरा बेटा वापस आ जाए। रात होते ही दरवाजे पर दस्तक हुई। श्री वर्मा ने डरते हुए तीसरी और अंतिम इच्छा की, जो भी बाहर है वो चला जाए। दस्तक रुक गई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। हर एक इच्छा की कीमत होती है। मेजर साहब का ये वाक्य उनके गानों में गूंज रहा था। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सा एक सरपट ही गमतीशीर म्हण ऐकण्यात आली। 2 जून की रोटी म्हटलं, 2 जूनला कोणती बरं खास रोटी मिळते? हे काय गौड बंगाल आहे बरं? नंतर कळलं ही अवधी भाषेतली म्हण आहे। साहित्यिक प्रेमचंद आणि जयशंकर प्रसाद यांच्या कथांमध्ये या म्हणीचा वापर करून गरिबांच्या वेदना आणि संघर्ष दर्शवले आहेत। उसे तो 2 जून की रोटी मिलती है बस। तर त्याचा अर्थ असा की ती इतकी गरीब आहे की 2 वेळची भाकरीची सोय होती तिची इतकंच। आणि अजून एक पदर आहे या म्हणीला। हिंदी भाषिक प्रदेशात जून महिन्यात 45 डिग्री पर्यंत टेम्परेचर तापते। जीवाची तळमळ होते, पण रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांचे तर हालच। घरी राहिले तर उपाशी राहायची पाळी आणि बाहेर उन्हाचा तडाखा। ही म्हण केवळ एक वाक्य नसून ती भारतातील अनेक लोकांच्या जीवनातील कठोर वास्तव्याचे प्रतीक आहे। ती आपल्याला आठवण करून देते की आपल्या समाजात अजूनही अनेक लोक 2 वेळचं जेवण मिळवण्यासाठी संघर्ष करत आहेत। 2 जून की रोटी याचा गहिरा अर्थ मनात झिरपला ना? माझ्या पण। क्या आपको पता है हर सभ्यता, हर साम्राज्य, हर राष्ट्र एक ही चक्कर से गुजरता है, एक ही साइकिल से गुजरता है। कभी ऊंचाई पर तो कभी जमीन पर। दुबई के शासक शेख रशीद ने इसी सच को सिंपल शब्दों में ढाला था। शेख रशीद वही रॉयल फैमिली के शख्स हैं जिन्होंने रेगिस्तानी दुबई क्रीक के छोटी सी बस्ती को एक मॉडर्न पोर्ट सिटी, इंटरनेशनल कमर्शियल हब और ट्रेड इंटरपोर्ट में बदल दिया। पूरी दुनिया में दुबई का नाम रोशन करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वो नहीं रहे पर उनका बेटा अब दुबई की गद्दी चलाता है। पर आज हम उनके अब्बूजान ने कही हुई बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने कहा था
मेरे दादा ऊंट पर चलते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है और उसका बेटा रेंज रोवर चलाएगा, लेकिन मेरा परपोता फिर से ऊंट पर चलेगा। समझ में आया उन्होंने क्या कहा? दूसरे शब्दों में उन्होंने कहा, कठिन समय मजबूत इंसान बनाता है, मजबूत इंसान आसान समय लाता है, आसान समय कमजोर इंसान को पैदा करता है और कमजोर इंसान कठिन समय वापस ले आता है, और यही चक्र हमेशा चलता रहता है। कुछ उदाहरण लेते हैं। सोचिए मिस्र वासियों को, नील नदी के कठिनाइयों में जूझते हुए उन्होंने पिरामिड बनाए, विज्ञान और गणित में चमत्कार किए, लेकिन जब जीवन आसान हो गया तो शासकों ने विलासिता अपनाई, जनता आलसी हुई और परिणाम बाहरी आक्रमण ने उनकी सभ्यता को चीर कर रख दिया। यूनानियों की बात करते हैं। यूनानियों ने कठिन संघर्ष से दर्शन, विज्ञान, युद्ध कला में कमाल किया। अलेक्जेंडर महान ने आधी दुनिया जीती, लेकिन जीत के बाद आलीशान जीवन, अतिरिक्त कला और आराम ने उनकी ताकत ही छीन ली। रोमन आकर उन्हें आसानी से अपने अधीन कर गए। रोम ने अनुशासन और युद्ध से दुनिया पर राज किया। उनकी सेनाएं, सड़कें और कानून आज भी उदाहरण हैं। लेकिन जब जनता ने ब्रेड एंड सर्कस यानी सिर्फ खाना और मनोरंजन मांगना शुरू किया तो अंदर से साम्राज्य खोखला हो गया। कमजोर रोम बर्बर जनजातियों के आगे टिक नहीं पाया। फ्रांसीसियों ने संगठित शक्ति और अनुशासन से ताकत बनाई, लेकिन भोग विलास और षड्यंत्रों ने उन्हें तोड़ दिया और ग्रीक तथा अरब खलीफाओं ने उनकी ताकत ही छीन ली। और अब देखिए ब्रिटिश साम्राज्य, कठोर मौसम और संघर्ष ने उन्हें मजबूत बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उनको सुपर पावर बना दिया, लेकिन लालच और आराम ने उनकी ताकत खत्म कर दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सूरज कभी न ढलने वाला साम्राज्य इतिहास बनकर रह गया। क्या आपको ये पता चल रहा है कि सभ्यताएं बाहर से नहीं टूटती, वो भीतर से सड़ती है, और इंसान भी। मैं उस सुनसान हवेली में गई। लोग कहते थे वहाँ भूत है। मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए थी। वाईफाई पासवर्ड ही तो पूछ रही थी। क्या? तुम्हारे मोबाइल हॉटस्पॉट का नाम है कनेक्ट इफ यू डेयर। तो मैंने तो कनेक्ट कर लिया। इस भूतिया हवेली को चाहिए था बस एक अच्छा कनेक्शन। जॉन फोरमैन एक वेल्श लैंड आर्टिस्ट जो नेचर के साथ मिलकर आर्ट रचते हैं। उनके हाथ
पत्थरों, रेत और जंगल के टुकड़ों को ऐसी ज्योमेट्री देते हैं जैसे प्रकृति खुद उनके साथ साज बजा रही हो। बीचेस पर बने उनके सर्कुलर स्पाइरल पैटर्न्स सिर्फ डिजाइन्स नहीं, एक साइलेंट डायलॉग है नेचर और इंसान के बीच। हर क्रिएशन एक पल के लिए ही जीती है और फिर हवाओं, पानी और समय के साथ धीरे धीरे समा जाती है। जॉन का आर्ट हमें याद दिलाता है कि ब्यूटी लाइज इन इम्परमानेंस और क्रिएटिविटी तब ही पूरी होती है जब वो नेचर में वापस समा जाए। कवी गुरु ठाकूर यांची अजून एक सुंदर कविता ऐका तर. नेहमीच नसतं अचूक कुणी, नेहमीच नसतं अचूक कुणी, घड्याळ देखील चुकतं राव. जिंकलो जिंकलो म्हणता म्हणता निसटून जातो हातून डाव. पडत जातात उलटे फासे, पडत जातात उलटे फासे, घरासोबत फिरतात वासे. आधाराचे हातही मग होत जातात दिसे नसे. अशा वेळी मोडू नये, धीर कधी सोडू नये. नशिबाच्या नावानेही उगाच गळा काढू नये. जेव्हा फुल ठरतात दावे, कळत नाही कुठे जावे. सगळी दारं मिटतात तेव्हा आपणच आपला मित्र व्हावे. मग अचूक दिसते वाट, बुडण्याआधी मिळतो काठ. हसत हसत झेलता येते खडक होऊन प्रत्येक लाट. म्हणून म्हणतो फक्त एकदा, गुरु ठाकूर म्हणतायत, म्हणून म्हणतो फक्त एकदा, केवळ इतकं जमवून पहा, मित्र सखा जिवलग यार, स्वतःतच शोधून पहा, स्वतःतच शोधून पहा. वाह गुरु ठाकूरजी, परत एकदा दंडवत. धन्यवाद. नरसिंह मूवी आजकल एकदम सुपर डुपर हिट चल रही है. उसमें दिखाए गए नरसिंह भगवान एकदम छा जाते हैं. उनकी स्ट्रेंथ, प्रहलाद के प्रति संरक्षण मन को एकदम भा जाता है. पर क्या आपको पता है नरसिंह के अनेक रूप हैं. जो फिल्म में दिखाया गया है ना, वो उग्र स्वरूप है, जो विध्वंस करने का प्रतीक है, जो अन्याय, विकृति और अहंकार के खिलाफ युद्ध पुकारता है. पर उसका एक शांत स्वरूप भी है, योग नरसिंह, और एक करुणामय स्वरूप भी है, लक्ष्मी नरसिंह. पर ये सब अलग अलग रूप किसके प्रतीक है, आइए जान लेते हैं. वैसे नरसिंह तो एक ही है, पर जैसे समय बदलता है उसके रूप भी बदलते हैं. यह है उग्र नरसिंह,
जब अन्याय सीमा पार कर जाए तो मौन नहीं गर्जना चाहिए। जब भीतर की सहन शक्ति टूट जाती है तो आत्मा में क्रांति जन्म लेती है। उग्र नरसिंह इसी का रूप है जो कहता है हमारे अंदर से अब बस। ये रूप केवल विनाश नहीं है बल्कि एक नई व्यवस्था की शुरुआत है। फिर आते हैं योग नरसिंह जो शांत चित्त से पद्मासन में बैठे हैं। यहाँ उनका रूप है शिक्षक का और एक आध्यात्मिक गुरु का। जब युद्ध समाप्त होता है मन में हलचल शुरू रहती है। उसे शांत करने की प्रेरणा हमें देता है योग नरसिंह। लक्ष्मी नरसिंह ये रूप देवी लक्ष्मी माता जी के साथ दिखाया गया है। लक्ष्मी नरसिंह करुणा, सुरक्षा और दिव्य प्रेम का प्रतीक है। इसमें आशीर्वाद और प्यार की सद्भावना है। यहाँ इनका भाव सौम्य और प्यार भरा दिखाई देता है। ये रूप से हमें पता चलता है कि प्रेम जब शक्ति से जुड़ जाता है तो वो निर्माण करता है, नाश नहीं। ये रूप हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर की शक्ति केवल दंड देने वाली नहीं है, वो गले लगाना भी जानती है। तो देखा आपने नरसिंह के कितने अलग अलग रूप मौजूद है हमारे संस्कृति में। इससे पता चलता है कि नरसिंह केवल एक रूप नहीं है, ये अस्तित्व के अलग अलग आयाम हैं। वो हमें बताना चाहते हैं कि जीवन में जहाँ शक्ति है वहाँ शांति और जहाँ न्याय है वहाँ करुणा भी मौजूद होनी चाहिए। धन्यवाद। अमन की कलाई पर राखी अब हल्की चमक रही है। वाह बेटा, अब तो तुम भूत के भाई हो गए, डरना पड़ेगा तुमसे। मिट्टू अब डायरी खोलता है। उसके हाथ में राखी बंधी हुई है। अमन
डायरी में लिखता है, बहन की कुरियर डिलीवरी हो गई। कुछ रिश्ते समय से भी लंबे होते हैं और कुछ चिट्ठियाँ कभी चैन से नहीं सोती। आज अमन मिश्रा बन गया है एक अनोखे बहन का भाई। नमस्कार। आज के ज़माने में, खासकर महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस ये नाम कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं उनका जो सरनेम है फडणवीस, इसका ओरिजिन प्राचीन पर्शियन भाषा से है। फडणवीस शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पर्शियन में फड का मतलब होता है क्रिएटर या बनाने वाला, जबकि नवीस का मतलब होता है लिस्ट लिखने वाला या रजिस्ट्रार। दोनों शब्दों को मिलाकर बनता है मेकर ऑफ द लिस्ट, सूचियों को बनाने वाला। मराठा शासन के दौरान फडणवीस का पद एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन था। ये व्यक्ति लगभग फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर समझा जाता था। इसका काम होता था राज्य के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाना, अकाउंटिंग देखना और रेवेन्यू कलेक्शन के सारे हिसाब किताब को मेंटेन करना, मराठी एम्पायर के इकोनॉमिक अफेयर्स को स्मूथली चलाना। उस दौरान फडणवीस सरनेम एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस का सिंबल बन गया था। इस सरनेम के लोगों को उनकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग, डिटेल पर ध्यान देने की क्षमता और ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए माना जाता था। तो आपने देखा, फडणवीस सरनेम हमें याद दिलाता है कि किस तरह से पुराने समय में सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम्स थे। जब हम किसी सरनेम के ओरिजिन को जानते हैं तो हमें पुराने समय के समाज और शासन की समझ मिलती है, जो हमारे लिए एक वैल्यूएबल इंसाइट है।